अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई विधि। अधिक बाजार भाव के लिए मूंग की फसल की कटाई, गहाई और मड़ाई पर जानकारी। बैंगन की फसल को हानि पहुंचाने वाले तना और फल छेदक कीट का नियंत्रण। हमारे प्रदेश में गेहूं की खेती लगभग 5.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और औसत उपज 25 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जिसका प्रमुख कारण है किसान भाई इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से नहीं करते। तो गेहूं की खेती करते वक्त किसान भाई सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार कौन सी किस्म का चयन करें तथा इसकी बुआई वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर से वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश पालीवाल से। किसान भाइयों, गेहूं के बारे में जब हम बात करते हैं या ज्यादा उत्पादन लेने की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले गेहूं की प्रमुख किस्मों के बारे में बात करनी चाहिए। किस्मों का चुनाव सही करके हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन गेहूं का प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ किसान भाई जिनके पास सिंचाई के लिए कम पानी उपलब्ध होता है, ये 2 या 3 सिंचाई दे सकते हैं, वो अलग किस्मों का उपयोग करें। और जो किसान भाई ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं वो ज्यादा सिंचाई वाली किस्मों का उपयोग करें। यदि हम मालवी गेहूं लगाना चाहते हैं तो कम पानी की मालवी गेहूं में अनेक किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें मालव रत्न और मालव कीर्ति किस्म को हम लगा सकते हैं। यदि हम मालवी गेहूं में ज्यादा पानी वाली किस्में पसंद करते हैं तो किसान भाइयों इसमें आप पोषण किस्म की खेती कर सकते हैं, मालव क्रांति की खेती कर सकते हैं और भी अनेक किस्में हैं, इनको आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन यदि आप शरबती गेहूं लगाना चाहें और कम पानी की किस्में आप लगाना चाहें तो कम पानी में शरबती गेहूं में अमर, अमृता, हर्षिता और मध्य प्रदेश 3288 किस्म, ये कम में अच्छे उत्पादन देने वाली किस्म है। लेकिन यदि ज्यादा पानी हमारे पास उपलब्ध है, ज्यादा पानी यानी कि 4 से 6 सिंचाई का पानी हमारे पास उपलब्ध है, तो हम इसमें नवीन चंदोसी, पूर्णा, स्वर्णा, आभा, मध्य प्रदेश 4010 इन किस्मों को लगाकर हम 4 से 6 पानी में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और सही किस्म का चुनाव हमारी जल की आपूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। हम कितनी सिंचाई दे सकते हैं, इसके आधार पर हमें किस्मों का चुनाव करना चाहिए। किस्मों के चुनाव के बाद बात आती है बुवाई की। हमारे किसान भाई आवश्यकतानुसार कल्टीवेटर या पंजा लगाकर खेत को समतल कर लें और पठार जरूर लगाएं। पठार लगाने के बाद में बुआई की तैयारी करें। आमतौर पर यह देखा गया है कि हमारे किसान भाई पलेवा करते हैं और पलेवा करके बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप पानी की बचत चाहते हैं तो पलेवा न करके सूखे खेत को अच्छे से तैयार करके गेहूं की बुआई करें और बाद में सिंचाई करें। इससे बीज का जमाव अच्छा होता है और पानी की बचत भी होती है। लेकिन ये केवल उसी दशा में अच्छा माना गया है जब हमारे खेत में खरपतवार ना हो। खरपतवार यदि बहुत ज्यादा होंगे तो फिर हमें पहले पलेवा करके बुआई करना अच्छा रहेगा। और यदि हमारा खेत उबड़ खाबड़ है, ढेले हैं, तो ऐसे खेत में भी पलेवा करके बुआई करना अच्छा रहेगा। बुआई करते समय हमें गेहूं को एक अच्छा पोषण देने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों,
पौधों को अच्छा पोषण देने के लिए मिट्टी का परीक्षण करा लेते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है पौधों को संतुलित पोषण देने का। किसी कारणवश मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो बोते समय किसान भाइयों याद रखें कि 200 किलो NPK 12-32-16 वो बोते समय खेत में डालें। 1 हेक्टेयर में खेत में बीज को बोते समय नीचे डालने की आवश्यकता होती है। जब हम फसल बो के और पहला पानी देते हैं उस समय लगभग 200 किलो यूरिया हमें 1 हेक्टेयर में या 80 किलो प्रति एकड़ की दर से हमें यूरिया का उपयोग पहले पानी के समय करना चाहिए। यदि हमारे खेत में हल्की मिट्टी है तो हमें इस यूरिया को पहले और दूसरे पानी पर 2 भागों में बांटकर देना चाहिए। रही बात बुआई की, बुआई करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बीज उपचार के बिना कभी बुआई ना की जाए। तो बीज उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं या जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। 1 किलो बीज पर इनकी 2.5 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। हल्का सा पानी छींटने के बाद इन दवाइयों को आवश्यक मात्रा में मिला दें और बीज पर अच्छे से चिपका। इसके बाद में एजोटोबैक्टर कल्चर और PSB कल्चर, ये दोनों कल्चर तरल रूप में उपलब्ध हैं और 1 किलो बीज पर 1 से 2 ml पर्याप्त रहेगा। इनको आप तरल रूप में होते हैं, डायरेक्ट बीज के ढेर के ऊपर डालें और बीज के ऊपर अच्छे से मिला दें और इसके बाद बीज की तुरंत बुआई कर दें। यदि हम बीज ले रहे हैं और विश्वसनीय संस्था से बीज लिया हुआ है तो 100 किलो से लेकर 120 किलो तक बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तो बीज की मात्रा का ध्यान रखें। बीज दर को यदि आप पर्याप्त और सही रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कम खर्च में अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और आपको अच्छी आय प्राप्त हो सकेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ETV की खबरें वेब पर देखने के लिए लॉग इन कीजिए news18.com। आपके शहर, जिले और राज्य की ताजा खबरें, गुदगुदाने वाले कार्टून, सामयिक आलेख, ETV के प्रोग्राम और मुद्दों पर आपकी राय, सब कुछ मिलेगा एक जगह news18.com पर। facebook.com/news18india पर लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए @news18। news18.com, complete ETV on web। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई खरीफ मूंग की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल वर्तमान में पककर कटाई के लिए तैयार है, लेकिन इसकी कटाई, गहाई और मड़ाई करते वक्त कुछ वैज्ञानिक बातों को ध्यान रखेंगे तभी आपको इसकी उपज का अच्छा बाजार भाव भी मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। हमारी जो खरीफ की मूंग है वो पकने को है, तो हमें ये देखना है कि मूंग पक चुकी है या नहीं। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वैसे आप जो है देख सकते हैं कि मूंग की जो खड़ी फसल है उसमें हम देखेंगे फलियों का जो कलर है डार्क कत्थई रंग का हो जाएगा और जो नहीं पकी हैं तो उनका फलियों का कलर थोड़ा पीलापन लिए हुए रहता है। तो आप ये देख लें कि जब हमारा 75 से 80% तक फलियां हमारी कत्थई कलर की हो जाएं, क्योंकि मूंग में 2 चीज़ें रहती है, या तो मूंग की हम पिकिंग कर लें, जो फलियां पहले पक चुकी हैं उनको पिकिंग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और दोबारा से फिर उस पर फलियाँ आती हैं तो दोबारा दूसरे उसमें जो है हम उसकी कटाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी उपज भी थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ श्रमिकों की दिक्कत है तो वहाँ पर हम जो है एक बार में ही कटाई करते हैं। तो एक बार में जब हमको कटाई करना है तो जब 75 से 80% तक फलियाँ पक के तैयार हो जाएं तो फलियों का रंग कत्थई रंग का हो जाता है और जब हम उसको तोड़ करके निकालेंगे दाने को तो दाना हमको गहरे हरे रंग का दिखाई देगा। तो आप समझ जाएँ कि ये जो है हमारा पक चुका है फसल जो है और उसकी कटाई करना है।
तो जब ज़्यादा उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है तो फलियां चटकने लगती हैं। तो चटकने वाली स्थिति से ना आने दें, तो उससे पहले ही जो है हम जो है फसल को कटाई कर दें। और कटाई करते समय भी हमको ये सावधानी बरतनी है कि जो कटाई करने वाला जो कृषि यंत्र है, हसिया है या आपकी दरांती है, तो वो शार्प होना चाहिए, मतलब पैना होना चाहिए, जिससे कि हम जो है एक बार में ही उसको काट दें। क्योंकि बार बार जब झटके देंगे तो उससे फलियां चटकेंगी, और फलियां चटकेंगी तो निश्चित रूप से जो हमारा उपज मिल रहा है उसमें से काफ़ी हिस्सा हमारा खेत में ही पड़ा रह जाएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। दूसरा, काटने के बाद में हम जो खलिहान में लेके आते हैं, तो खलिहान में लाने से पहले हमको खलिहान तैयार करना है। और खलिहान तैयार करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है खेत को थोड़ा लेवल करें और ठूंठ वगैरह जो भी हमारे फसल अवशेष हैं उनको जो है निकाल करके बाहर करें। और उसके बाद में हम जो है उसमें जो है पानी दे दें। और पानी देने के बाद में आप देखेंगे कि हल्का सा भूसा डाल करके और उसको जो है पैरों से दबा दें। तो उससे क्या होगा कि हमारा खलिहान तैयार हो जाएगा और वहाँ पर हम उसको जो है फैलाएं। और जब फैलाएंगे तो फैलाते समय भी हमको थोड़ा सावधानी बरतना है कि हम जो फैलाएं तो पतले पतले उसमें फैलाएं, कहीं ढेर को इकट्ठा नहीं करें। जहाँ हम ढेर को इकट्ठा कर देंगे वहाँ हमारी मूंग जो है सड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। तो हम पतली पतली लेयर में जब उसको फैला देंगे और जब सूख जाए तो उसको जो है हम डंडों के माध्यम से या ट्रैक्टर चला करके या थ्रेसर से, जैसे भी जहाँ भी जैसी सुविधा है उस हिसाब से हम जो है इसको जो है निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल जो श्रमिकों द्वारा निकालते हैं तो पहले हम ट्रैक्टर चला देते हैं फर्श पे, और चलाने के बाद में जो भी मोटा मोटा पार्ट है उसको निकाल के अलग कर देते हैं, और जो नीचे बचता है उसको हम जो पंखा लगा करके और उसको जो है बरसाते हैं, और उससे जो है हमारा दाना अलग निकल जाता है, जो भी कचरा है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा, हम थ्रेसर से भी इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन थ्रेसर से निकालने में थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि जब हम थ्रेसर से निकालते हैं तो दाने हमारे चटकने की संभावना रहती है। जहाँ हम बीज उत्पादन ले रहे हैं वहाँ जो है बीज के लिए हमको अगले वर्ष भी उसको मूंग को रखना है, तो वहाँ पर जो है हम जो है मैनुअल उसको करें। और जहाँ हमको कॉमर्शियल लेना है वहाँ हम उस थ्रेसर से भी कर सकते हैं। थ्रेसर में डालते समय भी हमको सावधानी बरतना है, क्योंकि जो कपड़े हैं वो हम टाइट कपड़े पहने, ज़्यादा ढीले कपड़े नहीं पहने। और दूसरा, वहाँ पानी की व्यवस्था भी रखें। कभी कभी चिंगारी से आग भी लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी फसल ख़राब हो जाती है। थ्रेसिंग होने के उपरांत हम उसको जो है पक्के फर्श पे आप उसको सुखाएं या त्रिपाल बिछा के उसके ऊपर डाल करके उसको सुखाएं। और सुखाने के बाद में जब 8 से 10% तक नमी रह जाए तो उसमें कोई भी कीड़ा या बीमारी अटैक नहीं करेगा। और नमी अगर ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसमें कीड़े और बीमारियां आएंगी, और अगली फसल के लिए या हम खाने के लिए उसका जो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। टंकियां उनको धूप लगाएं, धूप में सुखाएं। और जितने भी जैसे जूट के बैग हैं, अगर उनको भी हम जो मेलाथियान 50 इसकी दवा आती है उसका जो घोल बनाएं और घोल में उसको 5 मिनट के लिए डिप रखें, और डिप करने के बाद में हम उसको सुखाएं, और सुखाने के बाद में उसमें भंडारण करेंगे तो जो बोरियों में कीड़े रहते हैं उनसे जो नुकसान होता है उससे भी हम बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो नुकसान होता है, जो भंडारण में नुकसान होता है, उससे हम बच सकते हैं। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई बैंगन की खेती कर रहे हैं, लेकिन इसकी फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों की बात करें तो उसमें प्रमुख कीट है तना और फल छेदक कीट, जिसका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बैंगन की पैदावार में अत्यधिक कमी देखी गई है। तो बैंगन फसल को हानि पहुंचाने वाले इस कीट का नियंत्रण कैसे करना है, आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंदर कौर से। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ कीड़े जो है हमारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण उनकी सब्जियों की गुणवत्ता तो खराब होती है, उसके साथ साथ उत्पादन भी काफ़ी कम मिलता है। ऐसे ही एक कीड़ा है बैगन का तना और फल छेदक कीट। ये कीट जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है उन क्षेत्रों में जहाँ पर बैगन हर साल उगाया जाता है। शुरू की अवस्था में ये तने के जो शीर्ष भाग है उस पर आक्रमण करती है और अंदर ही अंदर तने को खाकर उसको खोखला कर देती है, जिसके कारण खेतों में जब हम फसल की रोपाई करते हैं, पौध की रोपाई करते हैं, तो रोपाई के लगभग 3 सप्ताह बाद ही जो शीर्ष भाग है उसका पौधे का वो मुरझाया हुआ दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण ये कीट है। तो किसान भाइयों, जब
खेतों का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं और अगर आप इस तने को अंदर से चीर के देखेंगे तो इसमें गुलाबी रंग की इल्ली मिलेगी और आसपास इस कीट का प्रकोप होने के कारण जो वयस्क कीट है उसका पतंगा होता है, ये कीट पत्तियों पर अंडे दे देता है। और जब किसान भाई इस पौध को रोपाई करते हैं तो रोपाई के कुछ समय पश्चात ही हमें मुरझाए हुए पौधे या इस कीट का आक्रमण दिखता है, इल्ली दिखाई देती है। तो किसान भाइयों, जब भी नर्सरी तैयार करें उसे जालीदार नेट में उसे तैयार करना चाहिए और उसके बाद उसकी रोपाई करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें इस कीट से बचाव के लिए किसान भाइयों एक ही बैगन की फसल वर्ष भर नहीं लेनी है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन उपरोक्त कीटों के समेकित नियंत्रण की। तो सर्वप्रथम खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करें, कीटग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हमेशा कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। खेत की नियमित साफ सफाई करें, अर्थात खेत को खरपतवार मुक्त रखें। खाद की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। कीटों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित दवा का 5% घोल बनाकर छिड़काव 7-7 दिनों के अंतर पर करें। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके क्षेत्रीय अभियान चलाना चाहिए एवं खेत में टी आकार की खूंटियों का प्रयोग करें, जिस पर पक्षी आकर बैठेंगे और कीटों को खाकर संख्या कम करेंगे। अगर किसान भाइयों, अगर आपको इस कीट के लक्षण दिखाई देते हैं आपको अपने खेत में, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं। एक तो होता है जल प्रपंच और दूसरा होता है फनल। ये जो जल प्रपंच है इसमें प्रायः हम क्या करते हैं कि ये जो इसकी सतह है पर एक छेद है, इस छेद में हम ल्योर लगाते हैं। ये जो ल्योर है ये हमारा कीट के लिए विशेष होता है। अगर मान लो हमें जो आपका फल और ये तना छेदक कीट है इसके लिए हमें ल्योर लगाना है तो हम इसके लिए ल्यूसिनॉइड वाला ल्योर लगाते हैं। इसकी सतह में पानी भर देते हैं। इससे कारण क्या होगा कि ये जो हमने ल्योर लगाया है इसमें से एक गंध निकलती है। इस गंध के कारण जो नर कीट हैं वो आकर्षित होते हैं और जिसके कारण वो इस पानी की सतह के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। तो हम इस पानी में कोई कीटनाशक या कोई ऐसी दवा डाल देते हैं जिससे कीट मर जाए। उसके बाद हम इन कीटों को एकत्र करके नष्ट कर देते हैं। दूसरा जो है हमारा फेरोमोन ट्रैप, फनल टाइप फेरोमोन में एक कीप होती है ऊपर और उसके नीचे प्लास्टिक की एक थैली लगी होती है। इस थैली पे जो है वो हम ऊपर इसके ढक्कन पर, यहाँ पर ढक्कन पर हम ल्योर लगाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इसकी गंध के कारण कीट इसके अंदर आता है और आके नीचे एकत्र हो जाता है, तो कीट को पकड़ के नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर मुरझाए हुए हमें कीटग्रस्त भाग दिखाई दे रहे हैं तो हम उन भागों को, उन टहनियों को तोड़ लें। अगर आपके कीटग्रस्त फल हैं, फल में ये छेद के रूप में दिखाई देता है या इस कीट का प्रकोप दिखाई देता है तो ऐसे फलों की भी तुड़ाई कर लें। तो कीटग्रस्त फलों और कीटग्रस्त टहनियों को ये अगर हमें दिखाई देती हैं तो ऐसे भागों को एकत्र करके नष्ट कर दें और उसके बाद अगर हम कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो निश्चय ही हमारे खेत में इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। इसमें कीटनाशक एंडोस्कार्प करके एक कीटनाशक आता है, इसकी 0.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर इस दर से भी हम क्या कर सकते हैं, खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन छिड़काव हमें करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बैगन की खेत है उसमें फल नहीं होने चाहिए, बैगन के बड़े फल नहीं होने चाहिए। जो अगर बाजार में किसान भाइयों को अगर बेचने हैं उन फलों को तो उसकी तुड़ाई कर दीजिए। और किसान भाइयों, एक बार का और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें तो लगभग उसके 1 सप्ताह तक या 10-12 दिन तक कोई भी फलों की तुड़ाई ना करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं, खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। ऐसे कई सवाल हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की खड़ी फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा जल का संरक्षण करें। पर्याप्त नमी होने की दशा में आवश्यकता अनुसार यूरिया की पूर्ति करें। धान में पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत खाली होने पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो सरसों, तोरिया, स्वीट कॉर्न एवं बरसीम की बुवाई करें। तिल, मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्मों की समय पर कटाई करें। पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की पौध तैयार करें। सब्जी वाली फसलों में से खरपतवार निकालकर उर्वरकों का प्रयोग करें तथा उसके बाद सिंचाई करें। किसान भाई आगामी रबी फसलों के लिए उन्नत बीज एवं आदानों की समुचित व्यवस्था करें, जैसे पूर्ण सिंचित गेहूं की किस्में JW 1203, JW 1215, HI 1644 तथा अर्ध सिंचित की उन्नत किस्में JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1631 तथा असिंचित किस्में जैसे JW 3288 तथा JW 3173 आदि के बीजों की व्यवस्था करें। चने की उन्नतशील किस्में जैसे JG 130, JG 11, JG 315, JG 16, जाकी 9218 तथा काबुली चना की उन्नतशील किस्में काक 2 तथा JG 1 आदि के बीजों की व्यवस्था करें तथा मसूर की उन्नतशील किस्में RVL 31, JL 2 आदि किस्मों का चयन करके बुवाई करें। टमाटर, मिर्च, बैगन, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी आदि रबी मौसम सब्जियों की नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। प्याज के लिए किसान उन्नत किस्म का बीज एवं खाद की व्यवस्था कर नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें। आलू की खेती के लिए बुवाई सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ करें। लहसुन की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें एवं खेत की तैयारी कर बुवाई करें। मटर की हरी फलियों के लिए खेत की तैयारी कर बुवाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कैमारी, जिला मुरैना के कृषक होतम सिंह ने। यह लेयर मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो होतम सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप जब मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे अधिक जो खर्चा आता है वो आहार पर आता है। करीब 70 से 80% खर्चा आहार पर ही आता है। अगर आहार हमारे मुर्गियों के लिए अच्छा देंगे तो उतना ही अच्छा हमें उत्पादन प्राप्त होगा। तो मुर्गियों को हम उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार से आहार देते हैं। जैसे हम शुरुआत में चिक राशन देते हैं, उसके बाद हम ब्रॉयलर राशन देते हैं, उसके बाद गिरोवर राशन देते हैं, फिर फिनिशर राशन देते हैं। तो जो चिक आहार है इसको हम 0 से 8 सप्ताह की उम्र के बच्चों को चिक आहार देते हैं। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 22% रहनी चाहिए और जो हमारी ऊर्जा है वो 28 किलो कैलोरी प्रति किलो दाने में रहनी चाहिए। इस तरह से इसका आहार तैयार बाजार में मिलते हैं, तैयार हुए आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। दूसरी बात आती है चिक आहार के साथ साथ आपका जो राशन आता है, जो गिरोवर राशन है, इसको हम
9 सप्ताह से लेके 15 सप्ताह की उम्र तक के बच्चों को देते हैं जब बढ़वार होती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है 16% प्रोटीन रखते हैं और इसमें 2700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर बनाते हैं। ग्रोवर राशन के बाद आता है फिनिशर राशन। उसमें जो फिनिशर राशन में हम प्रोटीन की मात्रा रखते हैं आपकी 18% और जो किलो कैलोरी है जिसमें ऊर्जा की मात्रा है वो आपकी 2600 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये दाने जो भी दाने हैं अलग अलग उम्र के बच्चों पर देते हैं। जैसे हमने बताया था जो फिनिशर राशन है वो 16 सप्ताह से लेके और जब तक जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं जब तक अंडा उत्पादन बंद नहीं कर देती हैं उस समय तक हम ये फिनिशर राशन देते हैं। तो इस तरह से ये जो राशन है इसमें राशन में साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां हैं उनको भी इसमें मिलाना पड़ता है जिससे उनकी बढ़वार अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा होता रहे। साथ ही साथ जो कुछ फीड एडिटिव्स हैं उनको भी इन पे मिलाना पड़ता है। जो आहार खिलाते हैं हम इसका विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं जो आहार देने वाले बर्तन हैं फीडर जिसको बोलते हैं उसमें ही डालते हैं, लेकिन दाना डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि जो फीडर है उसको हम पूरा नहीं भरते, 1/3 भाग उसको भरते हैं क्योंकि जब होता क्या है जो मुर्गियां हैं इसको दाने को जो खाती हैं तो उससे दाना ज़्यादा खाती कम है गिराती ज़्यादा हैं जिससे कि दाने की बर्बादी रहती है। साथ ही साथ पानी वाली जो व्यवस्था बनानी पड़ती है, पानी मुर्गियों को हर समय स्वच्छ जल देना चाहिए और साफ देना चाहिए। इस प्रकार ये आहार संबंधी जो भी छोटी छोटी बातें हैं आप ध्यान रखेंगे तो आप किसान भाइयों इससे मुर्गी पालन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए मटर की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। शकरकंद की ज्यादा पैदावार के लिए फसल का प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।